लगातार 5 दिनों की बेमौसम बारिश ने पूरे अजीतगढ़ गांव को जैसे जमा कर रख दिया था। गांव की इकलौती गैस एजेंसी रामू गैस सर्विस के बाहर सुबह से खड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़ अब निराश होकर लौट चुकी थी। गोदाम पूरी तरह खाली था। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन एक आदमी अब भी एजेंसी के शटर को पकड़कर वहीं कीचड़ में बैठा रो रहा था। उसका नाम करशन था। सेठ जी, भगवान के लिए मुझे खाली हाथ मत भेजिए। मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। दाई माँ ने कहा है कि कमरे में गर्माहट और लगातार गर्म पानी चाहिए, वरना जच्चा बच्चा दोनों ठंड से मर जाएंगे। घर की लकड़ियां गल चुकी हैं। बस एक सिलेंडर कहीं से भी दे दीजिए। करशन, मैं तेरा दुख समझ रहा हूं मेरे भाई। तू खुद देख ले, गोदाम में सिर्फ खाली लोहे के डिब्बे हैं। शहर से शंकर 50 सिलेंडर लेकर सुबह ही निकल चुका था। उसे शाम तक पहुंचना था, पर साला ये तूफान भगवान जाने वो किस रास्ते में फंसा है। तो क्या मेरी पत्नी और मेरा होने वाला बच्चा आज रात तड़प तड़प कर मर जाएंगे सेठ जी? कोई तो रास्ता होगा। हौसला रख करशन। विजय बहुत पुराना और जिद्दी ड्राइवर है। वो जानता है कि गांव में गैस की कितनी किल्लत है। वो किसी भी कीमत पर ट्रक लेकर पहुंचेगा। हम बस उसका इंतजार कर सकते हैं। एक तरफ रामू की एजेंसी पर करशन अपनी पत्नी की जिंदगी की भीख मांग रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांव से करीब 30 मील दूर एक सुनसान और खौफनाक जंगल के कच्चे रास्ते पर विजय का ट्रक भारी बारिश को चीरता हुआ आगे बढ़ा। यार छोटू, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वाइपर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। उस्ताद, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। जब हाईवे का पुल टूट ही गया था तो हम वहीं ढाबे पर रुक जाते ना। ये काली घाटी वाला कच्चा रास्ता तो वैसे भी मनहूस माना जाता है। यहाँ दिन में भी कोई नहीं आता और हम इतनी रात को आ गए। रुक कैसे जाते छोटू? तुझे पता है गांव में क्या हालात हैं? लोग बारिश में बिना पके खाने और बिना आग के ठिठुर रहे हैं। रामू सेठ का फोन आया था, अगर आज सुबह तक सिलेंडर नहीं पहुंचे तो गांव के कई बीमार लोग ठंड से मर जाएंगे। जान हथेली पर रखकर ही सही, पर यह ट्रक आज रात अजीतगढ़ पहुंचेगा। पर उस्ताद, लोग कहते हैं इस जंगल के रास्ते में जो भी गाड़ी रुकती है वो कभी वापस नहीं जाती। यहाँ छलावा होता है। चुप कर, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। तू बस अपनी खिड़की बंद रख और चुपचाप बैठ। ट्रक के भारी पहिए कीचड़ और गड्ढों को पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे काले पेड़ थे, जो बारिश में किसी डरावने राक्षस की तरह लग रहे थे। उधर अजीतगढ़ गांव में करशन की बेचैनी अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। नहीं सेठ जी, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। मैं खुद जाकर अपने घर की चौखट और खिड़कियां तोड़कर जलाऊंगा, पर उसे ऐसे मरने नहीं दूंगा। पागल हो गया है तू? गीली लकड़ी सिर्फ धुआं करेगी, आग नहीं पकड़ेगी। तेरा पूरा घर धुएं से भर जाएगा और दम घुटने से उनकी जान चली जाएगी। तू यहीं रुक, विजय बस आता ही होगा। मोहन सेठ बिरजू को ढांढस बंधा ही रहे थे कि तभी दूसरी तरफ काली घाटी के उस सुनसान कच्चे रास्ते पर शंकर के ट्रक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने शंकर और छोटू की रूह कपा दी। ट्रक कीचड़ में फिसलता हुआ एक जोरदार झटके के साथ रुक गया। विजय और छोटू झटके से आगे टकराए। बाहर अंधेरा और मूसलाधार बारिश थी। ट्रक की पीली हेडलाइट की रोशनी में कुछ दूर आगे एक आकृति खड़ी थी। हेडलाइट की रोशनी में खड़ी वो औरत धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। उसके बाल उसके चेहरे पर आए हुए थे और उसने एक मैली सी सफेद साड़ी पहनी हुई थी। इतनी रात को जंगल के बीचों बीच कौन खड़ा है? उस्ताद, मैंने कहा था ना, ये रास्ता ठीक नहीं है। ये कोई इंसान नहीं लग रहा। पीछे लो गाड़ी, जल्दी पीछे लो। पागल मत बन छोटू, कोई औरत लग रही है। बारिश में पूरी भीगी हुई है, शायद कोई मुसीबत में है। इस वीरान जंगल में कोई अकेली औरत क्या कर रही होगी उस्ताद? वो पक्का कोई डायन या छलावा है। आप दरवाजा मत खोलना। तू चुप रह, हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। इंसानियत भी कोई चीज होती है। बहन जी, कौन है आप?
इतनी रात को यहाँ बीच जंगल में क्या कर रही हैं? मेरा बच्चा ठंड से जम रहा है ड्राइवर। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे बस एक सिलेंडर दे दे। जी ये सिलेंडर मेरे नहीं है, ये गांव वालों की अमानत है। मैं आपको यहाँ से नहीं दे सकता। आपको शहर जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। मुझे शहर नहीं जाना, मुझे बस एक सिलेंडर चाहिए। अगर तूने मुझे सिलेंडर नहीं दिया तो तेरा ये ट्रक इस जंगल से कभी बाहर नहीं जाएगा। बहन जी मैं सिर्फ एक गरीब ड्राइवर हूँ। ये 50 सिलेंडर गांव वालों की अमानत है। अगर मैंने इसमें से एक भी कम किया तो सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा। मेरे खुद के बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं आपको नहीं दे सकता। फिर तू भी यहाँ से कभी वापस नहीं जाएगा। तेरा ट्रक यहीं सड़ेगा और तुम दोनों इसी काली घाटी में ठंड से तड़प तड़प कर मरोगे। औरत की उस खौफनाक आवाज के साथ ही ट्रक की हेडलाइट अचानक बुझ गई। भूत हो या इंसान, कोई माँ अपने बच्चे को तड़पते नहीं देख सकती। रुक जाओ, मैं दे रहा हूँ। बहन जी ये सिलेंडर मैं आपको दे रहा हूँ। इसके पैसे मैं अपनी तनख्वाह से भर दूंगा। आप बस अपने बच्चे को बचा लीजिए। तूने आज एक मरे हुए बच्चे को आग दी है ड्राइवर। तेरी इस दया ने आज तेरी जान बख्श दी। जा, गांव में कोई तेरी राह देख रहा है। अब तेरा रास्ता कोई नहीं रोकेगा। तभी ट्रक की हेडलाइट अपने आप क्लिक की आवाज के साथ जल उठी और इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। शंकर दौड़कर वापस ट्रक में बैठा और उसने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। इधर अजीतकर गांव में रात के 12 बज चुके थे। करशन के सब्र का बांध टूट चुका था। तभी बारिश में भीगती हुई एक बूढ़ी दाई माँ दौड़ती हुई गैस एजेंसी पर आई। करशन ओ करशन, जल्दी घर चल। क्या हुआ काकी? मेरी पत्नी कैसी है? बच्चा कैसा है? बहू का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया है। करशन, अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो दर्द से बेसुध हो चुकी है। अगर अगले 15 मिनट में कमरे में गर्माहट नहीं हुई तो तू दोनों को खो देगा मेरे बेटे। मुझे जाने दो सेठ जी। मैं अपनी पत्नी को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। मेरा सब कुछ लुट गया। मैं जा रहा हूँ। भगवान, अगर तू है तो आज कोई चमत्कार कर दे। इस गरीब का घर उजड़ने से बचा ले। रामू के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि दूर अंधेरे रास्ते से एक भारी ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। करशन रुक जा करशन, हमारा विजय आ गया। गैस एजेंसी के चबूतरे के सामने आकर रुका। बिरजू पागलों की तरह दौड़कर ट्रक के पास पहुंचा। विजय भाई, भगवान के लिए जल्दी एक सिलेंडर दे दो। मेरी पत्नी मर रही है। सेठ जी माल तो आ गया है, लेकिन मुझे माफ कर देना, 50 में से एक सिलेंडर कम है रास्ते में। काली घाटी में मुझे वो एक ठिठुरते हुए बच्चे की जान बचाने के लिए देना पड़ा। मेरे वेतन से पैसे काट लेना। काली घाटी में इस भयानक रात में वहां कौन मिलेगा? खैर छोड़, तूने जान बचाई है, ये पुण्य का काम है। करशन जल्दी कर, पीछे से एक सिलेंडर निकाल और भाग अपने घर। करशन ने फुर्ती से ट्रक के पिछले डाले का ताला खोला, लेकिन जैसे ही उसने डाला नीचे किया और अंदर देखा। सेठ जी, विजय भाई तो कह रहे हैं कि एक सिलेंडर कम है, लेकिन यहाँ तो पूरे 50 सिलेंडर रखे हैं। उस्ताद, मैंने खुद अपनी आंखों से आपको एक सिलेंडर उस औरत को देते हुए देखा था। फिर ये 50 कैसे हो गए? करशन तू सोच क्या रहा है? जल्दी उठा इसे। बिरजू ने बिना एक पल गवाए उस भारी गर्म सिलेंडर को कंधे पर उठाया और पागलों की तरह कीचड़ में दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ भागा। से रेगुलेटर लगाया और लाइटर जलाया। तेज आवाज के साथ चूल्हे में आग जल उठी। पलक झपकते ही उस छोटी सी आग ने पूरे कमरे को ऐसे गर्म कर दिया जैसे कमरे के अंदर सूरज निकल आया हो। अब बता विजय, काली घाटी में आखिर हुआ क्या था? वो औरत कौन थी जिसे तूने सिलेंडर दिया? उसने कहा, पिछले 30 साल से इस काली घाटी की ठंड में जल रही हूं ड्राइवर, पर आज तेरी वजह से मेरे पोते को ठंड नहीं लगेगी। क्या कहा तूने विजय? पोते को? 30 साल पहले जब करशन सिर्फ 6 महीने का था तो उसे बहुत भयंकर निमोनिया हुआ था।
गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। बिरजू की मां वैशाली उसे इसी तरह की एक भयंकर तूफानी रात में अपने सीने से लगाकर पैदल शहर के अस्पताल ले जा रही थी। काली घाटी के उसी जंगल में रास्ता भटक गई। 3 दिन बाद पुलिस को उसकी लाश मिली थी। पार्वती ठंड से जमकर मर चुकी थी, लेकिन मरते दम तक उसने अपने शरीर की सारी गर्मी उस छोटे से करशन को दे दी थी, जिससे करशन जिंदा बच गया। और विजय, जिस रात पार्वती मरी थी, उसने बिल्कुल यही लाल चुनरी पहनी थी जिस पर चांदी का मोर बना था। मतलब काली घाटी में जिसने मेरा रास्ता रोका था वो कोई डायन नहीं, बल्कि करशन की माँ की रूह थी। आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। प्लीज सब्सक्राइब करें।